स्टडी गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध की राजधानी राजगृह थी। मगध उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन और दक्षिण में पठारी प्रदेश तक था। इसके उत्कर्ष के अनेक कारण थे, जिनमें पहला कारण था वहाँ की भौगोलिक स्थिति। पहाड़ों और नदियों से घिरी होने के कारण मगध पूरी तरह सुरक्षित था। गंगा, सोन, गंडक, घाघरा नदियों ने यातायात की सुविधा मगध को प्रदान की थी। 7 पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण राजगृह भी शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित था। चारों तरफ से नदियों से घिरा होने के कारण पाटलिपुत्र, जो मगध की दूसरी राजधानी थी, वह भी सुरक्षित थी। इसका कारण था प्राकृतिक संसाधन। मगध के जंगलों में अधिक मात्रा में हाथी पाए जाते थे और वहाँ पे कच्चे माल की भी बहुलता थी, जिसका उपयोग सेनाओं के औजार बनाने में और युद्ध में किया जाता था। मगध आर्थिक संपन्न भी था। मगध की जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी और वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती थी और कम परिश्रम में वहाँ पर अधिक उपज प्राप्त करते थे लोग। और मगध पर शासन करने वाले मुख्यतः 3 राजवंश थे, जिनमें पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश। तो सबसे पहले हम हर्यक वंश के बारे में जानेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। बिम्बिसार का उपनाम श्रेणिक था, जिसकी राजधानी राजगृह थी, और बिम्बिसार का जो राज्य वैद्य था उसका नाम जीवक था। बिम्बिसार भारतीय इतिहास में पहला शासक होता है जिन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार में विवाह की नीति का उपयोग किया था। बिम्बिसार का पहला विवाह लिच्छवीगढ़ राज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना से हुई थी और दूसरा विवाह कौशल के शासक प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, जिससे उन्हें काशी दहेज में मिला था। बिम्बिसार का तीसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से हुआ था, जिससे मद्रों से भी बिम्बिसार का मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। बिम्बिसार की कुल 500 रानियाँ थीं। बिम्बिसार ने अंग को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया था और वहाँ का उपराजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था। 52 वर्ष शासन करने के बाद बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब हर्यक वंश का दूसरा जो शासक था वह था अजातशत्रु, जिसका उपनाम कुणिक था। पिता की हत्या कर वो 492 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। पिता की तरह वह भी शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक था। अजातशत्रु के शासक बनते ही उसका कौशल से संघर्ष होता है। इस संघर्ष में प्रसेनजीत पहली बार पराजित होता है और वह श्रावस्ती भाग जाता है। दूसरे बार अजातशत्रु को पराजित होना पड़ता है और अजातशत्रु को प्रसेनजीत बंदी बना लेता है। फिर दोनों के बीच संधि होती है और प्रसेनजीत की बेटी वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से हो जाता है। इससे काशी उसे फिर से वापस मिल जाता है। दूसरा संघर्ष अजातशत्रु का वज्जी संघ से होता है। वज्जियों में अजातशत्रु फूट डालने का काम अपने मंत्री वर्षकार को देते हैं और इसमें वो सफल हो जाता है। फिर अजातशत्रु उस पर आक्रमण कर अपने मगध में उसे भी मिला लेता है। अजातशत्रु शुरू में बौद्ध धर्म का विरोधी रहता है, परंतु बाद में वह उसे अपना लेता है और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है और उसने शासन के 8वें वर्ष बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। ईसा पूर्व 483 में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी अजातशत्रु ने ही किया था। 32 वर्ष शासन करने के बाद उसके पुत्र उदयन द्वारा अजातशत्रु की हत्या हो जाती है और इस प्रकार अजातशत्रु के शासनकाल का अंत होता है। इसके बाद मगध की गद्दी पर उदयन बैठता है। उदयन अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करता है। इसकी भी हत्या हो जाती है। उदयन के 3 पुत्र होते हैं, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। कहा जाता है कि शिशुनाग नागदशक का सेनापति था और जो उसे पदच्युत कर हर्यक वंश का अंत कर देता है। इस प्रकार पितृहंता वंश इसे कहा जाता है,
क्योंकि सभी अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त करते हैं। फिर शेषुनाग वंश की स्थापना होती है और इसकी स्थापना शेषुनाग 412 ईसा पूर्व में करता है। शेषुनाग अवंती पर अपना राज्य स्थापित करता है। अवंती को साथ साथ वत्स पर भी उसका अधिकार हो जाता है, क्योंकि वत्स अवंती के ही अधीन रहता है। शेषुनाग वज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी राजधानी के रूप में विकसित करता है और 394 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शेषुनाग का पुत्र कालाशोक राजगद्दी पर बैठता है। कालाशोक शेषुनाग का पुत्र रहता है और इसी के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। 28 वर्ष शासन ये करता है, उसके बाद इसकी भी हत्या हो जाती है। इस प्रकार शेषुनाग वंश का भी अंत हो जाता है। नंद वंश की स्थापना होती है और इसका संस्थापक महापद्म नंद होता है, जो एक बहुत ही शक्तिशाली शासक रहता है। महापद्म नंद हिमालय और नर्मदा के बीच के सारे प्रदेश को जीत लेता है और भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा साम्राज्य स्थापित होता है। कलिंग पर भी उसका अधिकार होता है और महापद्म नंद के 8 पुत्र रहते हैं। उसके 8 पुत्र 12 वर्ष तक ही शासन कर पाते हैं, लेकिन अकेले महापद्म नंद ने 88 वर्ष तक शासन किया है। नंद वंश का अंतिम शासक धननंद होता है, जो उग्रसेन का पुत्र रहता है। धननंद बहुत ही लालची और धन संग्रही शासक रहता है, जिसके पास अटूट संपत्ति रहती है और इसी के समय ही सिकंदर का आक्रमण भारत पर होता है, लेकिन यूनानी सिपाहियों ने पोरस के युद्ध के बाद आगे बढ़ने पर इनकार कर दिया था। धननंद का जो क्षेत्र था वो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में गोदावरी तक और पश्चिम से सिंधु से पूरब में मगध तथा कलिंग तक फैला हुआ था। इसी ने ब्राह्मण चाणक्य का अपमान कर अपने राज्य से निकाल दिया था, जिसके बाद चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य ने धननंद को पराजित कर उसकी हत्या करके नंद वंश का अंत किया और मौर्य वंश की स्थापना की।